हेलो दोस्तों, आज पुनः हम लोग नए चैप्टर लेके आ रहे हैं। केमिस्ट्री 12th क्लास। उस चैप्टर का नाम है रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पुनः सेकंड चैप्टर, पहला चैप्टर हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ लिए थे मेरे चैनल पे। चैनल का नाम है SSC केमिस्ट्री राजगीर। आपका स्वागत है पुनः। केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक। तो कमता है कि केमिकल काइनेटिक रासायनिक बल गतिकी कहते किसको है? रासायनिक बल गतिकी है क्या, किसे कहते हैं? तो कहता है कि केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, केमिस्ट्री का एक शाखा है जिसके अंतर्गत अभिक्रिया, जिसके अंतर्गत अभिक्रिया का वेग, साफ देख लीजिए, अध्ययन की वैसी शाखा, केमिकल काइनेटिक अध्ययन की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग और उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के कारक, ताप, दाब, आर्द्रता, भौतिक अवस्था, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूर्य का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव इत्यादि का अध्ययन करते हैं और उसकी क्रिया विधि का वर्णन करते हैं। उस शाखा को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of rate of reaction and their mechanism that is called chemical kinetics, जिसके अंतर्गत अभिक्रिया का वेग और उसकी क्रिया विधि का स्टडी किया जाता है। उस शाखा का नाम है रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी का जनक, फादर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, तो इसके फादर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स है विल्हेल्मी। केमिस्ट्री का जनक नहीं, केमिकल काइनेटिक्स के जनक, रासायनिक बल गतिकी के जनक कौन है? विल्हेल्मी एक वैज्ञानिक है। विल्हेल्मी ने ही केमिकल काइनेटिक्स का स्टडी किया था, वर्णन किया था। तो इस शाखा को हम लोग कहते हैं रासायनिक बल गतिकी, जिसके अंतर्गत अभिक्रिया का वेग और उसकी क्रिया विधि का स्टडी होगा। उस शाखा को कहेंगे केमिकल काइनेटिक्स। अब समझिए, अभिक्रिया, हम जानते हैं कि अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। रिएक्शन, अभिक्रिया के दो पार्ट्स होते हैं। यह है आपका रिएक्टेंट और यह है आपका प्रोडक्ट। अभिक्रिया का दो भाग हैं, एक है अभिकारक और दूसरा है प्रतिफल। तो जो अभिक्रिया में भाग लेता है, ये जानते हैं कि जो अभिक्रिया में भाग लेता है, टू टेक प्लेस इन रिएक्शन दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट, टू फॉर्म ए न्यू सबस्टेंस दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जो अभिक्रिया में भाग लेगा उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, और जो अभिक्रिया के पश्चात नया पदार्थ बनाएगा उसे हम लोग कहते हैं प्रतिफल। तो रासायनिक बल गतिकी में अभिक्रिया तीन प्रकार के होते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में रासायनिक बल गतिकी में अभिक्रिया तीन प्रकार के होते हैं। पहला है आपका तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया, रासायनिक बल गतिकी के आधार से अभिक्रिया तीन प्रकार के होते हैं। फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन। दूसरा है आपका मंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, स्लो रिएक्शन। और तीसरा है मृदुल अभिक्रिया। अभिक्रिया मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। तो वेग के आधार से, अभिक्रिया के गति के आधार से, अभिक्रिया के दर के आधार से अभिक्रिया तीन प्रकार के होते हैं। पहला है फास्ट रिएक्शन, मंद अभिक्रिया, मृदुल अभिक्रिया। तो फास्ट रिएक्शन क्या कहता है कि वैसी अभिक्रिया जो तात्क्षणिक होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, जिसकी गति का निर्धारण करना केमिकल काइनेटिक चैप्टर में संभव नहीं है, उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं तीव्र अभिक्रिया, यानी फास्ट रिएक्शन कहते हैं। दूसरा है मंद अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसकी गति इतनी स्लो होती है, इतनी धीमा गति से होती है कि जिसको संपन्न होने में कई महीने, कई दिन, कई साल लग जाएंगे, उस रिएक्शन को कहते हैं स्लो रिएक्शन। और मृदुल अभिक्रिया जो आपका
क्षणिक ना होकर के अल्प समय में संपन्न हो जाता है, जो सामान्य समय में समाप्त हो जाता है, उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं मृदुल अभिक्रिया। तो आप याद रखिए कि इस चैप्टर में जितनी भी अभिक्रिया का पढ़ना है, यानी केमिकल काइनेटिक में, केमिकल काइनेटिक्स में ओनली फॉर हम लोग मॉडरेट अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे, मॉडरेट रिएक्शन। ना तो रासायनिक गतिकी में हम लोग फास्ट रिएक्शन का अध्ययन करते हैं, ना रासायनिक बलगतिकी चैप्टर में हम लोग स्लो रिएक्शन का अध्ययन करेंगे। तो रासायनिक बलगतिकी में ओनली फॉर हम लोग मॉडरेट मृदुल अभिक्रिया का ही अध्ययन करेंगे, जो अल्प समय में संपन्न हो जाता है, उस अभिक्रिया को कहते हैं मृदुल अभिक्रिया। जिसको संपन्न होने में लंबा समय लग जाएगा उसको हम लोग मंद अभिक्रिया कहते हैं, और जो अभिक्रिया तात्क्षणिक होती है, तुरंत समाप्त हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं तीव्र अभिक्रिया। तो रासायनिक बलगतिकी में ना तो हम लोग तीव्र अभिक्रिया का स्टडी कर पाएंगे, ना तो मंद अभिक्रिया का स्टडी कर पाएंगे। तो रासायनिक बलगतिकी चैप्टर में ओनली फॉर हम लोग मृदुल अभिक्रिया का ही अध्ययन करते हैं। अब कहता है रासायनिक बलगतिकी है क्या? तो अध्ययन की एक शाखा है जिसके अंतर्गत रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग और उसके मैकेनिज्म का स्टडी कराएगा जो शाखा, उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक बलगतिकी। अब देखिए यहां आराम से समझ लीजिए कि इसमें एक टॉपिक आया है, यहीं से चैप्टर चालू है, अभिक्रिया का वेग। अब इसी को दूसरा नाम है दर, अभिक्रिया का दर भी कह सकता है, इसको कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का दर। अब कहता है, अब जानते हैं अभिक्रिया का दर को समझने के लिए आप यहां आराम से देखिए, ए से बन गया बी, ये है आपका रिएक्टेंट, ये है आपका प्रोडक्ट, ये है आपका अभिकारक, ये है आपका प्रतिफल। तो अभिक्रिया का दर किसको कहते हैं? तो अभिक्रिया के दर को हम लोग दो तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं, अभिकारक और प्रतिफल। अगर मान लो कि अभिकारक जो है इसकी मात्रा है आपका 100 ग्राम है, ए की मात्रा कितनी है? 100 ग्राम है। अब ए की मात्रा 100 ग्राम है और टी इक्वल टू 0 है, तो आप बताइए प्रतिफल कितना बनेगा? तो प्रतिफल अगर समय नहीं दिए हैं तो प्रतिफल में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ज्यों का त्यों रह जाएगा। अगर हम 100 रुपया लेकर के मार्केट गए और 100 रुपया पर समय नहीं दिए तो बताइए हम कितना खर्च कर पाए? तो समय जितना पॉकेट में था उतना रह गया। तो अब एक अभिकारक की मात्रा अगर 100 ग्राम है और समय हम कितना दिए हैं? 0 दिए हैं। अब हम T इक्वल टू टी कर दें, अब हम इस 100 रुपया पर समय दे दिए तो अब प्रतिफल के रूप में बदल गया कितना? 20। अब बताइए कि इसकी मात्रा कितनी रह गई? 80। अब T इक्वल टू कर दे 2T, तो 2T के बाद E हो गया आपका कितना? 40। अब बताइए कि कितना रह गया? 60। अब इस कंडीशन से हमने क्या देखा? तो अभिकारक जो है उस समय के आधार से घटता है, अभिकारक समय के आधार से घटता जा रहा है, और प्रतिफल जो है वह समय के आधार से बढ़ता जा रहा है। एक ऐसा समय आएगा कि घटते घटते 0 हो जाएगा, अब बढ़ते बढ़ते 100 हो जाएगा। तो अब यहां समझ लीजिए, इसी टॉपिक से आपको समझ लेना है कि इकाई समय में, यूनिट टाइम में, इकाई समय में सांद्रण में परिवर्तन की दर, इकाई समय में सांद्रण में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर अभिक्रिया का वेग कहलाती है, अभिक्रिया का वेग कहलाती है। इकाई समय में सांद्रण में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? या इसी को कह सकते हैं, 2 रूपों में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं कि अभिकारक के सांद्रण के घटने का वेग, अभिकारक के सांद्रण के घटने का वेग दर और प्रतिफल के सांद्रण के बढ़ने की दर
के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं उसे हम लोग अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो इकाई समय में सांद्रण में परिवर्तन की दर अभिक्रिया का वेग कहलाती है। अब अभिक्रिया का वेग बराबर अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो गया? अब यहां देख लीजिए, अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन, अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन अब बटा लगा समय। अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो गया? अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन और उसमें लगा समय को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इकाई समय में सांद्रण में परिवर्तन की दर अभिक्रिया का वेग कहलाएगी। मान लें कि A के T1 समय में सांद्रण C1 है और T2 समय में सांद्रण C2 होता है। T2 समय में सांद्रण कितना हो जाता है? C2 हो जाता है। तो बता लीजिए कि अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? तो अभिक्रिया का वेग बराबर क्रिया का दर बराबर, दर कहिए चाहे वेग बराबर कहिए, C1 माइनस C2 बटे T2 माइनस T1। C1 माइनस C2 इक्वल टू डेल्टा C बटे T2 माइनस T1 इक्वल टू डेल्टा T, अर्थात इसी को कह सकते हैं dC बटा dt। यानी इकाई समय में सांद्रण में परिवर्तन की दर अभिक्रिया का वेग कहलाती है। अर्थात अभिकारक के सांद्रण के घटने की दर और प्रतिफल के सांद्रण को बढ़ने की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। यानी कि समय के साथ अभिकारक के प्रत्येक पद का सांद्रण घटता है और प्रतिफल के प्रत्येक पद का सांद्रण बढ़ता है, जिसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अब यहां अभिकारक घटता है, अभिकारक का सांद्रण घटता है, इसीलिए इसमें माइनस साइन का प्रयोग किया जाएगा। अब प्रतिफल का सांद्रण बढ़ता है, इसीलिए इसमें प्लस साइन का प्रयोग किया जाएगा। इंडिकेट है इसका कि इकाई समय में सांद्रण में परिवर्तन की दर। तो किसके सांद्रण में परिवर्तन की दर? अब यहां दो है, अभी एक अभिक्रिया का दो भाग है, एक अभिकारक एक प्रतिफल। तो अभिकारक समय के साथ हमेशा घटेगा और प्रतिफल समय के साथ हमेशा बढ़ेगा। तो इसके घटने की दर, अभिकारक के घटने की दर और प्रतिफल के बढ़ने की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अर्थात अभिक्रिया का वेग बराबर सांद्रण में परिवर्तन अब बटे लगा समय। किसके सांद्रण? या तो अभिकारक होगा या प्रतिफल होगा, उसके सांद्रण में परिवर्तन अब बटे उसमें लगा समय। अभिकारक और प्रतिफल में बदलने में जो समय लगेगा उसी को हम लोग कहते हैं अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अर्थात dC बाई dt, यानी कि dt ये है आपका डेल्टा, इसको कहते हैं डेल्टा C बाई डेल्टा t या dC बाई dt कहते हैं। तो आप देखिए अभिकारक का सांद्रण हमेशा घटता है, इसीलिए इसमें माइनस साइन का प्रयोग किया जाता है। अब प्रतिफल का सांद्रण हमेशा बढ़ता है, इसीलिए इसमें प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अभिकारक के सांद्रण को घटने की दर और प्रतिफल के सांद्रण को बढ़ने की दर के रूप में हम लोग दो तरीकों से इसको व्यक्त किया जा सकता है। अभिकारक के सांद्रण को घटने की दर और दूसरा प्रतिफल के सांद्रण के बढ़ने की दर अभिक्रिया का वेग कहलाती है। अर्थात इकाई समय में सांद्रण में परिवर्तन की दर अभिक्रिया का वेग कहलाती है। अब देख लीजिए इसकी इकाई क्या होती है। अभिक्रिया के वेग की इकाई, तो अब बताइए अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो गया?
तो हम जानते हैं सांद्रण में परिवर्तन। तो सांद्रण की इकाई क्या होती है? तो सांद्रण की इकाई होती है मोल पर लीटर। सांद्रण की इकाई मोल पर लीटर। अब बटे लगा समय, समय की सबसे छोटी इकाई सेकंड है। अभी सेकंड को ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा क्या? मोल पर लीटर पर सेकेंड। अभिक्रिया की दर की इकाई जो हो गया वो आपका हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब इस बात को ऑब्जेक्टिव बार बार पूछता है बिहार बोर्ड, किसी का इकाई पूछता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, प्रथम कोटि, शून्य कोटि, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया का वेग, ये बार बार पूछता है कि अभिक्रिया का वेग की इकाई क्या होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई क्या होगा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की इकाई क्या होगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया की इकाई क्या होगा। तो अभिक्रिया की वेग की जो इकाई होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड ये आपका अभिक्रिया की वेग, अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि इसी को कहते हैं अभिक्रिया की दर, या इसी को कहते हैं अभिक्रिया की वेग। तो अभी इस प्रकार आपका अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं ये 100% समझ में आ गया होगा। अब देखिए कैसे व्यक्त करते हैं इसको। जैसे ए से बन गया बी, अब इसको वेग समीकरण के रूप में, अभिक्रिया के वेग समीकरण के रूप में इसको व्यक्त करना है। अब यहां से ए से बन गया बी, ए से बन गया बी। अब इसमें अभिकारक कौन है? तो अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, जो लड़ाई में भाग लिया, वो मुदालय कहलाएगा। तो अभी अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है? तो अभिक्रिया में भाग ले रहा है ए, ये आपका अभिकारक है। अभिक्रिया के पश्चात बना कौन? तो बी आपका प्रतिफल है। तो अब बताइए अभिकारक को अभी पढ़े, अभिकारक के घटने की दर और प्रतिफल के बढ़ने की दर, इसको दो रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पहला अभिकारक प्रत्येक पद, अभिकारक के प्रत्येक पद के घटने की दर और प्रतिफल के प्रत्येक पद के बढ़ने की वेग को अभिक्रिया की दर कहते हैं। अब देखिए, तो यह अभिकारक है, यह समय के साथ घटेगा, और प्रतिफल है, यह समय के साथ बढ़ेगा। एक ऑब्जेक्टिव यहां से आ रहा है, इस चैप्टर से एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है कि आ रहा है। कैसे आएगा? अब एक समीकरण दे देगा, अब पूछेगा कि इसमें कौन सा निरूपण सही है या कौन सा निरूपण गलत है। तो हमेशा याद रखना कि अभिकारक हमेशा माइनस में जाएगा, प्रतिफल हमेशा प्लस में जाएगा। अगर अभिकारक में मोल होगा तो वह बटा में जाएगा, अगर अभिकारक में बटा होगा तो उसको मोल में व्यक्त कर देना है। इसी रूप में इसको निरूपण करेगा। अब देखिए कैसे निरूपण करते हैं। तो देखिए लिखते हैं अभिक्रिया का दर किसके लिए? ए के लिए। तो अभिक्रिया का दर क्या हो जाएगा? माइनस डी ए बटा डी टी। अभिकारक के घटने की दर समय के साथ, तो इसमें हम अभिकारक में हमेशा माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो माइनस डी ए बाई डी टी। अब प्रतिफल के लिए प्लस डी बी बाई डी टी। वेग अभिक्रिया के दर का वेग नियम है, वेग समीकरण है। अब देखिए ए प्लस ए से बन गया बी, अब इसका निरूपण हो गया कि माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू प्लस डी बी बाई डी टी। अभिकारक हमेशा घटेगा, प्रतिफल हमेशा बढ़ेगा। अब दूसरा इक्वेशन देख लो, ए प्लस बी से बन गया सी प्लस डी। क्वेश्चन है ए प्लस बी से बन गया सी प्लस डी। अब इसके अभिक्रिया का दर क्या हो जाएगा? अभिक्रिया का दर, तो अभिक्रिया का दर। अब बताइए इसमें अभिकारक दो पद में है, एक है ए एक है बी, तो अभिक्रिया का दर इसका क्या हो जाएगा? तो माइनस डी ए बटा डी टी इक्वल टू माइनस डी वी बटा डी टी इक्वल टू प्लस डी सी बटा डी टी इक्वल टू प्लस डी डी बटा डी टी। ध्यान दीजिए, हम अभिकारक ए और बी, प्रतिफल सी और डी, तो इसके दोनों पद के प्रत्येक पद के घटने की दर और इसके प्रत्येक पद के बढ़ने की दर
अभिक्रिया का वेग कहलाती है। तो देखिए ए और बी अभिकारक में था तो ए और बी माइनस का प्रयोग किए, सी और डी प्रतिफल में था तो सी और डी प्लस का प्रयोग किए। अब देखिए तीसरा एग्जांपल में, अब यहां है 2a प्लस 3b बन जाएगा 2c प्लस 2d। अब इसको कहता है वेग का निरूपण करें, अभिक्रिया का वेग का निरूपण करें। अब बताइए ए के कितना मोल है? ए का 2 मोल है, बी का 3 मोल है, सी का 2 मोल है और डी का 2 मोल है। अब इसमें एक चीज देख लीजिए, अब मोल है किस रूप में है? मोल के रूप में है। अब इसको मोल के रूप में है तो जितना मोल रहेगा उसको जब वेग निरूपण करेंगे, वेग के पद में लिखेंगे तो बटा में लिखेंगे। अब देखिए अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग बराबर -1/2 dA बटा dt मोल, ये बटा में आ गया, इक्वल टू -1/3 dB बटा dt इक्वल टू +1/2 dC बटा dt इक्वल टू +1/2 dd बटा dt। ये देखिए आपका अभिक्रिया का वेग मोल में रहेगा बटा में जाएंगे, बटा में रहेगा मोल में लिखेंगे। अगर ये बटा रहता 1/2 रहता तो यहां लिखते क्या 2, अगर यहां 1/3 रहता तो 3 ऊपर चल जाता मोल में। इस प्रकार ये वेग का निरूपण था, अभिक्रिया का वेग का निरूपण। अब इसमें ऑब्जेक्टिव एकदम गारंटी है, एक न एक ऑब्जेक्टिव आता है। एक साल आया था इस प्रकार का, ए से बन गया बी। अब देखिए इसको यहां 2 मोल यहां 3 मोल था। अब इसका पूछ रहा था कि कौन सा सही है, तो इसको हम लोग कैसे कैसे व्यक्त कर सकते हैं? अभी बताए कि इसको बटा में व्यक्त कर सकते हैं या इसको क्रॉस करके भी हम लिख सकते हैं। क्रॉस करके देखिए अभिक्रिया का वेग कैसे लिख सकते हैं, तो -1/2 dA बटा dt इक्वल टू +1/3 dB बटा dt। ये भी सही है, अभिक्रिया का वेग ये भी सही है। या किसी जगह इसी को ऐसे लिख देगा, देखिए -3 dA बाई dt इक्वल टू +2 dB बाई dt। ये भी सही है, देख लीजिए। इसको इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए, तो ये जो आपका ये था जो इधर आ गया, ये था जो उधर चला गया, तब पर भी ये बैलेंस संतुलित में है। अब इस प्रकार इस पद में रहे तब पर भी सही होगा। इसमें से चूज कर लीजिएगा कि अभिकारक हमेशा माइनस होगा और प्रतिफल हमेशा प्लस होगा। अगर मोल में रहेगा तो बटा में जाएगा, अगर बटा में रहेगा तो मोल में जाएगा। इस प्रकार अभिक्रिया का वेग का निरूपण किया जाता है। अब इसी में देख लीजिए, एक औसत वेग आएगा और तात्क्षणिक वेग आएगा। तो औसत तो जानबे कर, तो सेम कंडीशन, सिर्फ तात्क्षणिक क्या है, जैसे मान लिया जाए कि अगर हम 4 व्हीलर से जा रहे हैं, अब कोई मेरा दोस्त 10:05 में पूछे, एग्जैक्ट टाइम की बात करता है, 10:05 में पूछता है कि अभी बताओ कि आपकी गाड़ी का चाल क्या है, तो वो आपका कहलाएगा तात्क्षणिक वेग। कि 10:05 में मेरा स्पीड क्या था, वो कहलाएगा आपका तात्क्षणिक वेग। तो उसमें कुछ नहीं है तात्क्षणिक वेग में, सीधे dC बाई dt टेस्ट लिमिट 0। इस प्रकार का अगर कंडीशन दिख जाए तो समझना कि वो तात्क्षणिक वेग की कंडीशन बता रहा है। इस प्रकार रासायनिक बल गति में हम लोग अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, सिर्फ अभिक्रिया का वेग का निरूपण जान गए। अब कहता है जी कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, तो कौन कौन से ऐसे कारक है जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है? ये बार बार 2 नंबरिया क्वेश्चन या 5 नंबर में पूछता है। अगर 2 नंबर में पूछता है तो उसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स का नाम बता दीजिए। अगर 5 नंबर में पूछता है तो उस पर उसको वर्णन करना पड़ेगा
उसमें कि अगर टेम्परेचर है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, जितने भी फैक्टर है उसका डीप में जाकर वर्णन करना पड़ेगा, तो आपका 5 नंबर में हो जाएगा। तो अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है देख लीजिए। पहला है ताप। अगले साल का क्वेश्चन है कि अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ताप, तो अब एक बात को याद रखना, यदि ताप बढ़ता है तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है, अगर ताप घटाते हैं तो अभिक्रिया का वेग भी घटता है। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अभिक्रिया का वेग है, जो वेग के आधार से अगर वेग को अभिक्रिया का वेग अगर बढ़ता है, ताप बढ़ता है तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा, ताप घटता है तो अभिक्रिया का वेग भी घटता है। तो पहला है ताप, दूसरा है आर्द्रता। आर्द्रता मॉइस्चर, आर्द्रता पर अभिक्रिया का वेग का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आर्द्रता बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग घटेगा, आर्द्रता बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग घटेगा, और आर्द्रता घटेगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। तीसरा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, अभिक्रिया की दर उतनी ही तीव्र गति से होगी, और पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना कम होगा अभिक्रिया की वेग उतना ही कम होगी। जैसे अगर हम चाय को, यदि हम चाय को थाली में ले लें और चाय को अगर हम प्याली में ले लें, तो बताइए कि चाय सेम 100 ml चाय दोनों में है, अगर 100 ml चाय को अगर हम थाली में ले लेते हैं तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, इसलिए वह जल्दी ठंडा होगा, अब प्याली का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है इसलिए वो थोड़ा सा लेट से ठंडा होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा अभिक्रिया की दर उतना ही तीव्र होगी। अगला है विकिरण का प्रभाव। विकिरण का प्रभाव, तो विकिरण के प्रभाव में अभिक्रिया की गति भी तीव्र होती है। सनलाइट में अभिक्रिया की गति तीव्र होती है, डार्क में अभिक्रिया की गति मंद होती है। जैसे अगर हम कहते हैं H2 + Cl2 सनलाइट, अभी सनलाइट में HCl बनाएगा लेकिन ये फास्ट बनाएगा। अगर यही H2 + Cl2 ले ले, डार्क है, डार्क में करेगा तो HCl बनाएगा लेकिन स्लो बनाएगा। तो बताइए विकिरण के प्रभाव में अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। अगला है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। उत्प्रेरक का प्रभाव, तो पहली बात कि उत्प्रेरक कहते किसको है, तो उत्प्रेरक एक बाह्य पदार्थ है जो किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकता है और घटा सकता है, लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, उस पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं। तो उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उत्प्रेरक है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकता है और रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज भी कर सकता है। इसमें दोनों तरह का गुण पाया जाता है। वह पदार्थ पर निर्भर, पदार्थ के नेचर पर निर्भर करता है, वह पदार्थ की पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है कि वह घटाएगा या बढ़ाएगा। अब एक चीज याद रखना, यदि अभिक्रिया के दर को बढ़ा दिया तो वह धनात्मक उत्प्रेरक कहलाएगा, और यदि अभिक्रिया की दर को घटा दिया तो वह ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाएगा। भौतिक अवस्था, अगला भौतिक अवस्था। अब जानते हैं कि भौतिक अवस्था में ठोस, द्रव और गैस है, तो गैसों में अभिक्रिया की गति सबसे तीव्र गति से होती है। गैस में अभिक्रिया का गति सबसे तीव्र होती है। फिर अगला है वायु का प्रभाव, विंड ऑफ स्पीड, वायु का प्रभाव। तो वायु के प्रभाव के कारण अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। इस प्रकार अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, तो अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले 6-7 कारक हैं, याद रखिएगा। ताप, दाब, आर्द्रता, पृष्ठीय क्षेत्रफल, विकिरण का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव, भौतिक अवस्था, वायु का वेग। वायु का वेग, इस सारे के सारे अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक थे। तो ये आपका हम लोग सेकंड चैप्टर जो है हम लोग चालू किए रासायनिक बलगत की। तो रासायनिक बलगत की में अभिक्रिया का वेग क्या है, अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक थे। ये आपका ये टॉपिक समाप्त हो चुका। अब
पुनः हम लोग कल इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।